जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम पंचायत। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पंचायत पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे अधिनियम पढ़ा। जैसे कि हम लोग ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर 1781 का अधिनियम, फिर 1784 करते करते हम लोग ने 1892 भारत शासन अधिनियम 1892 तक पढ़ लिया था। तो आगे आज हम लोग दो अधिनियम पढ़ेंगे। पहला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1909 अधिनियम, और दूसरा अधिनियम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। यह स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कि दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड 5000 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसके तहत पार्ट फर्स्ट कल अपलोड कर दी गई है। आप लोग जाइए वहां से, और अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि मैंने अभी मॉडर्न हिस्ट्री में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा है, तो पुर्तगालियों के बारे में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बाकी इंस्टीट्यूट तो अपने प्रमोट के लिए हल्के हल्के क्वेश्चन डाल देते हैं, जिससे बच्चे बनाकर खुश जाते हैं और सोचते हैं कि तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन आप वहाँ जाइए, क्वेश्चन कीजिए और देखिए कि आप कितने पानी में हैं, और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, या कुछ गलती है तो आप उसमें बताइए कि इसमें क्या गलती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास में 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। यदि आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा हो, या कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्जाम पंचायत, आप वहां जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, एग्जाम पंचायत नाम से है, और हमारे फेसबुक ग्रुप में भी आप जुड़कर अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं। कोई नई तथ्यों को, आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तथ्यों को आप उसमें डाल सकते हैं। तो एग्जाम पंचायत याद रखिएगा, और शुरू करते हैं आज का क्लास। एक मिनट। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी भारत शासन अधिनियम 1909। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे कि कौन लाया, किसके सिफारिश पे आया, इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या सुधार था, ये आदि चीज़ तथ्य हम लोग इसमें देखेंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद देश में राष्ट्रवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उसके बाद राष्ट्रवाद अपने एक अलग रूप में था। राष्ट्रवाद सबके सर चढ़ के बोल रहा था, और वे राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से अपने अधिकारों को अंग्रेज के समक्ष रखते थे और मांग करते थे। तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैली, राष्ट्रीयता फैली, जिसके कारण आप देखिएगा कि 18 जैसा कि मैंने पढ़ा है कि 92 में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग किया और अंग्रेज को मानना पड़ा। तो इसी प्रकार कुछ लोग अच्छे थे, मतलब वो शांति के मार्ग पे चल के देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। कुछ लोग थे, उन्हें विश्वास था कि आग्रह करने से, चाहे उसके पैर पकड़ने से देश को आज़ादी नहीं मिलने वाला है, तो वो थोड़ा सा उग्र हो गए। तो और इसी प्रकार कुछ घटना भी सामने आई, जिसके तहत देशभक्ति से सराबोर कुछ हमारे वीर भारतीयों ने अंग्रेज पे हमला किया, अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। तो इन सब चीज़ों को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए और राष्ट्रीयता की समाप्ति के लिए, हमारे देश की एकता अखंडता को खंडित करने के लिए यह एक्ट आया था, जो
1909 का एक्ट कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1909 का एक्ट। 1909 का एक्ट जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं, अधिनियम 1909 भी कहते हैं, या इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1909 के अधिनियम से, मार्ले मिंटो अधिनियम से। तो दोस्तों आपको पता होगा तो उस समय 1909 में मार्ले जो थे भारत सचिव हुआ करते थे, भारत सचिव हुआ करते थे, और मिंटो वायसराय हुआ करते थे, वायसराय हुआ करते थे। और जो 1909 का जो अधिनियम आया वो थे एक शायद उनका नाम था अरुंडेल साहब, अरुंडेल नाम याद आ गया, अरुंडेल। यही इसी अरुंडेल समिति के सिफारिश पे ये 1909 का अधिनियम आता है, ये 1909 का अधिनियम आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे, इससे एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत शासन अधिनियम को और क्या कहते हैं, तो मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। दूसरा, किस समिति के सिफारिश पे 1909 का अधिनियम आया, तो यह हो जाएगा अरुंडेल समिति के सिफारिश पे 1909 का अधिनियम आया। तो अब चलते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को देखते हैं। तो पहला इसमें यह है कि व्यावसायिक एवं सांप्रदायिक आधार पे निर्वाचन। पहला पॉइंट ये हुआ। कहने का मतलब यह था कि जब ये एक्ट आया तो देश को खंडित करने के लिए तोड़ो और शासन करो अधिनियम के आधार पे उन्होंने व्यावसायिक एवं सांप्रदायिक आधार निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया, जिसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ यह हो गया कि यदि मुस्लिम होंगे, मतलब उसमें अधिकता मुस्लिम की होगी, तो उस क्षेत्र में केवल मुस्लिम को ही वोट करने का अधिकार था, केवल मुस्लिम को वोट करने का अधिकार था, और बाकी सारे कम्युनिटी के लोग उन्हें जो उसमें कम मात्रा में थे उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। तो इससे बहुत ज़्यादा अंदर एक क्या भेद की नीति स्टार्ट हो गई। मतलब अपने में ही भेद करवा दो, फूट डालो और शासन करो के सिद्धांत था कि अपने में ही फूट डलवा दो अपने आप में और शासन करो। यह खासकर जो ये देन है जिन्ना साहब की देन है, आई थिंक जिन्ना साहब। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, कि संख्या
में वृद्धि कर दी गई। तो कौन कौन से प्रांत थे जिनमें सदस्यों की संख्या अधिक की गई? एक थे बंगाल, बंबई, मद्रास और उत्तर प्रदेश। इन 4 प्रांतों में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई, 50 सदस्य कर दिए गए। वही छोटे प्रांतों में इसकी संख्या, मतलब कि प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई। ये कोई परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार लगा लें। और वही यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वही केंद्रीय विधान परिषद की संख्या, परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। ये हो गए 3 पॉइंट। आगे चौथा पॉइंट यह है कि प्रशासनिक और एवं विधिक में भी भारतीयों को शामिल किया गया। इसका कहने का मतलब यह है, प्रशासनिक एवं विधिक में भारतीयों को शामिल किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रशासन कौन करता था? वायसराय एवं उसकी परिषद किया करती थी, और विधि बनाने का कार्य कौन करता था? वो भारत सचिव एवं उनको परिषद किया करता था। तो इसमें भारत सचिव एवं उसकी परिषद में दो भारतीयों को शामिल किया गया। एक थे केसी गुप्ता, दूसरे थे सैयद अहमद बिलग्रामी, सैयद अहमद बिलग्रामी। ये 2 सदस्य थे। वही वायसराय एवं उनकी परिषद में एक सदस्य शामिल होते हैं, एक सदस्य जिनका नाम था एसपी सिन्हा। पूरा नाम था इनका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये उनका नाम था। ये सत्येंद्र आप मत समझिएगा, एक मूवी है शादी में जरूर आना, उसमें का सत्येंद्र सत्तू नहीं है, यह दूसरा है। इस भ्रम में मत रहिएगा आप लोग कि वही है। तो ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए।
हम लोगों ने इसमें देखा कि व्यावसायिक एवं सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन किया जाता है। इसी तरह मुसलमानों को अलग निर्वाचक क्षेत्र दिया जाता है और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि होती है। बड़े प्रांत में संख्या 50 कर दी जाती है और छोटे प्रांत में 30 कर दी जाती है। विधान परिषदों की केंद्रीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि होती है, सृष्टि हो जाती है। ये सब है। अब ये तो हो गए कुछ पॉइंट। अगला पॉइंट है, इसी में मैं लिख दे रहा हूं कि अगला पॉइंट लिखने के बाद खत्म हो जाएगी। अगला पॉइंट यह है कि प्रांतीय मतलब भारतीयों को अब वाद विवाद अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न का अधिकार और लोकहित विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये तो अधिकार दिया गया, लेकिन अंग्रेज अभी भी तेज हैं। वाद विवाद तो कर सकते थे इन बिंदुओं पर, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया गया। मतलब अभी तक वो वंचित है। तो आप लोग, ये हो गया, तो आप लोग इससे पहले नोट कर लें। इधर मैं मिटा दे रहा हूं तब तक। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो अधिनियम 1909 में आया था, तो उसमें जो कमी थी उसकी क्षतिपूर्ति हेतु भारत शासन अधिनियम 1919 आया। तो वो लोग कहते थे कि सुधार करेंगे, लेकिन बस कहने के लिए सुधार था, लेकिन सुधार कुछ नहीं होता। अब देखते चलिए कैसे सुधार होता है। तो इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। अधिनियम भी कहते हैं। जब यह अधिनियम आया तो उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे। ये भारत सचिव है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत सचिव कौन थे, या उस समय वायसराय कौन थे। तो वायसराय ये आपका चैम्सफोर्ड साहब हो जाएंगे। तो चल आते हैं इसके डिटेल्स में। तो 20 फरवरी एक डेट आता है, 20 फरवरी 1917 को मॉन्टेग्यू साहब ने एक घोषणा किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार एक उत्तरदायी सरकार होगा, और दूसरा कि भारत को डोमिनियन स्टेट जिसका हिंदी स्वशासन
होगा, दिया नहीं। इन्होंने उत्तरदायी सरकार की बात कही और डोमिनियन स्टेट स्वशासन की बात कही। लेकिन इसी चीज को लेकर शिमला में एक बैठक होता है। इस बैठक में मोंटेग्यू, भारत सचिव मोंटेग्यू, वायसराय चैम्सफोर्ड और कुछ भारतीय बुद्धिजीवी भी इसमें शामिल हुए। और इस आधार पे, इस बैठक के आधार पे जुलाई 1918 में एक अधिनियम आता है। जुलाई 1918 में एक अधिनियम आता है जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं, या इसे मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी हम लोग कहते हैं। आया तो 1921 में था, लेकिन यह अधिनियम 1919 का अधिनियम लागू कब होता है? यह लागू होता है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में यह लागू होता है। तो आप लोग इधर नोट कीजिए तब तक। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, जिसे हम लोग मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मोंटेग्यू साहब भारत सचिव थे और चैम्सफोर्ड वायसराय थे। 20 फरवरी 1917 को मोंटेग्यू साहब ने घोषणा किया, इसका तो उत्तरदायी सरकार की बात कही और डोमिनियन स्टेट की बात कही। और वह इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर शिमला में एक बैठक होता है, जिसमें मोंटेग्यू, वायसराय, चैम्सफोर्ड और भारतीय बुद्धिजीवी शामिल होते हैं। इस आधार पर जुलाई 1918 में एक अधिनियम आता है जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919, जो एक्टिव होता है, लागू होता है। लागू तो 1919 में ही होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू 1921 में हो जाता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ये सब हम लोग देखेंगे। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? तो हम लोग, जैसा कि हम लोग 1909 के अधिनियम में देखा कि सांप्रदायिक आधार पे अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रणाली स्टार्ट हुआ था। तो ये तो जिसके कारण भारत में हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ना स्टार्ट हो गया था। तो यह सब देखते हुए इसको और बढ़ावा देने के लिए जो मुस्लिम तक सीमित था, अब उसे उसको बढ़ाते हुए सांप्रदायिक विस्तार किया गया। तो पहले तो मुस्लिम तक लिमिट था, अब इसमें सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि यह हमारे देश की कमजोरी को उन लोगों ने जान लिया था और वो इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए इसे और प्रमोट किया। दूसरा बात यह था कि पहली बार
केंद्र द्विसदनात्मक किया गया। द्विसदनात्मक मतलब क्या? तो आप लोग देखेंगे जैसा कि हम लोग देखते हैं कि भारतीय संसद में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, उसी प्रकार आप देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मूल बिंदु लोकसभा और राज्यसभा का मूल बिंदु यही है। तो अब देखिए कैसे मूल बिंदु है, क्या कार्य है, अब हम आपको बताएंगे। तो एक थी केंद्रीय विधान परिषद पहला। दूसरा हो गया विधान परिषद या सभा, इसको हम लोग केंद्रीय विधान परिषद और ये विधान परिषद या सभा। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं। इसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं, जो वर्तमान के राज्यसभा के बराबर है। जिससे अभी जो राज्यसभा है वो उस समय केंद्रीय विधानसभा कार्य कर रही थी। इसको निम्न सदन कहा गया। निम्न सदन कहा गया, जो कि वर्तमान में लोकसभा के समतुल्य है। दूसरा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट यह है, इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी। इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 का निर्वाचन होता था, 34 का निर्वाचन और बाकी मनोनीत किए जाते थे। बाकी मनोनीत किए जाते थे। इसमें था टोटल 143 सदस्य थे, जिसमें से 104 का निर्वाचन होता था और शेष मनोनीत किए जाते थे। मनोनीत किए जाते थे। अब आगे देखते हैं भाई, इसका कोई कार्यकाल भी होगा। तो निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। वही केंद्रीय विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था। 5 वर्ष हुआ करता था। ये हो गए। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। केंद्रीय विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं और विधान परिषद को निम्न सदन बोला जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, 34 निर्वाचित होते थे और बाकी मनोनीत होते थे। इसमें 104 मनोनीत होते थे और 104 निर्वाचित होते थे और बाकी मनोनीत होती थे। बजट पे संपूर्ण, एक और पॉइंट है, बजट पर संपूर्ण अधिकार विधान परिषद का। संपूर्ण अधिकार का मतलब यह हुआ कि बजट बनाना, उस पर बहस करना, वो जितने सारे प्रक्रिया थी उस पर विधान परिषद का था। तो आप इसे नोट कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग ने द्वैध शासन पहले भी देखा, लेकिन यह इस द्वैध शासन को देखते हैं और इसे काफ़ी डिटेल में भी पढ़ा। यदि आप द्वैध शासन नहीं समझते हैं तो इसके लिए आपको जो पिछले वीडियो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि अभी मैं फिर से बताना स्टार्ट करूं तो पता चलेगा कि सारा टाइम इसी में ख़त्म हो गया।
तो आप पिछली वीडियो जाकर आप लोग देख ले, द्वैध शासन से संबंधित जो भी पॉइंट है, तथ्य है, वो आप जाकर देख ले, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन, द्वैध शासन, द्वैध शासन मतलब होता है दो का शासन। हम और ये द्वैध शासन कैसे हुआ, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये द्वैध शासन कैसे कहलाया। तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषय को अलग कर दिया गया। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को अलग कर दिया गया, दोनों को अलग कर दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो जैसे राज्य केंद्र अलग अलग विषयों का बंटवारा किए, जैसे होते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ पे केंद्र, संघ में जो सरकार है, केंद्र सरकार वो विषय बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पे राज्य सरकार का, समवर्ती सूची पे दोनों का। तो उसी प्रकार विषय केंद्र और प्रांतीय विषय बदल दिया गया। और प्रांतीय विषय में फिर इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। प्रांतीय विषय में एक था सुरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय क्या था, जैसे सुरक्षित विषय में जैसे न्याय, सेना आदि महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे। वही हस्तांतरित विषय में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषय हो जाया करते थे। सुरक्षित विषय पे कानून बनाने का अधिकार गवर्नर एवं उसकी परिषद को था। वही हस्तांतरित विषय पे नियम कानून बनाने का अधिकार गवर्नर एवं भारतीय मंत्री को था। मंत्री को था। गवर्नर एवं उसकी परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जबकि गवर्नर एवं भारतीय मंत्री इस विषय के लिए विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। तो एक पॉइंट और यहीं पे लिख दे रहा हूं, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं, और यह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती थी। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि सांप्रदायिकता का विकास किया गया, जिसके तहत सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीय और यूरोपियों को उसमें शामिल कर लिया गया। पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ, फिर विधान परिषद का गठन हुआ
केंद्रीय विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, जो आज के राज्यसभा के इक्विवेलेंट है, जिसके सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और 60 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था और इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था विधानसभा का। बजट पर स्वीकृति का अधिकार, संपूर्ण स्वीकृति का अधिकार जहां विधान परिषद को हुआ करता था, वही बजट पर स्वीकृति का अधिकार केंद्रीय विधान परिषद को नहीं था। प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत विषय को केंद्रीय विषय और जो कि केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में अलग कर दिया गया। प्रांतीय विषय को भी फिर आगे चलकर 2 वर्गों में बांट दिया गया। एक था सुरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल की परिषद को हुआ करती थी। हस्तांतरित विषय पे जैसे स्वास्थ्य शिक्षा पे कानून बनाने का अधिकार गवर्नर भारतीय मंत्री की होती थी। गवर्नर एवं भारतीय मंत्री इस विषय के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। वही गवर्नर एवं उसकी परिषद इन विषयों पे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। ये हो गया। और इस विषय में जब द्वैध शासन आया तो प्रांतीय विषय पे कानून बनाने का अधिकार वही इनको था, तो वही कानून बनाने का अधिकार गवर्नर उसकी परिषद को था। अब आगे चलते हैं, आप लोग इसे पहले नोट कर लें। तो अब हम लोग ने अभी तक 1909 को पढ़ा और 1919 का अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। भारत सचिव को पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 के अधिनियम के तहत। और यह गठन कब होता है? यह 1926 में, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1926 में ली समिति के सिफारिश पे इसका गठन होता है। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है। कब होता है? आपसे पूछ दे किस अधिनियम से? तो 1919 के अधिनियम से। और कब हुआ? तो 1926 में ली समिति के सिफारिश पे होता है। तो और भारत सचिव को भी अधिकार दिया गया कि वह महालेखा परीक्षक का नियुक्ति अब वह कर सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि द्वैध शासन की स्थापना होती है
और द्वैध शासन के अंतर्गत केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को अलग कर दिया जाता है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि सिविल सेवा का भी आयोग गठन होता है और 1926 में दी समिति के आधार पे केंद्रीय लोक सेवा का गठन होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है। द्वैध शासन के प्रवर्तक माने जाते हैं कार्टिस को, लियोन कार्टिस, लियोन कार्टिस को कहा जाता है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट, और कुछ पॉइंट छूट रहे हैं। जैसे वायसराय के परिषद में, जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ा है कि पहले 4 फिर 3 फिर 4 इस प्रकार जो बढ़ते थे, परिषद में जिसकी संख्या 6 थी, अब इसमें 3 भारतीयों का होना अनिवार्य कर दिया गया। होना अनिवार्य कर दिया गया, 3 भारतीयों का होना अनिवार्य कर दिया। तो ये हो गए आज के लगभग सारे पॉइंट, लगभग कवर ही हो गए हैं लग रहा है। और यदि कुछ पॉइंट छूट रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बता देंगे कि क्या है। और इसमें एक और चीज किया गया कि एक तो केंद्र में केंद्र सरकार थी और प्रांत में प्रांतीय सरकार थी। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रांतीय सरकार वो बजट बनाने के लिए अब स्वतंत्र थी। अब वह अपने हिसाब से केंद्र के अंदर न रह के अपना खुद का बजट बनाने के लिए स्वतंत्र था। अब वो इसके लिए केंद्र के पीछे नहीं रहना होगा, अब वह स्वतंत्र था कि वो अब बना सके। तो ये हो गए पॉइंट। बाकी कल बच जाएंगे 35 का अधिनियम और कुछ आयोग है, कुछ बीच में कुछ पॉइंट छूट गया है। तो आयोग कुछ का गठन हुआ था, तो वो नेक्स्ट क्लास में लगभग कल खत्म हो जाएगी। संवैधानिक विकास का मेन पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो फिर होगा इसके बाद संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, कृषि मिशन पढ़ेंगे, ये सब कृषि मिशन पढ़ेंगे आदि। फिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे कौन कहाँ से क्या कितने सदस्य आए, कितने महिला थी, महिला सदस्य में कौन महिला थी और कौन सी महिला कहाँ से आई, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लोग हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे। और यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे मिल सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। दोस्तों, यह मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, जो रियल बात बताऊँ, प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक शिक्षा की क्रांति हो देश में, शिक्षा की क्रांति हो, और वो क्रांति आपके बिना अधूरा है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न इंस्टीट्यूट संस्था सब खुल रही है। आप जाइए, गरीब तबका का लोग नहीं पढ़ सकता उसके अंदर। लेकिन आज के डेट में डिजिटल एजुकेशन होने से हर लोग के पास मोबाइल है और पढ़ सकता है। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा आपको इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जो पूरा एक बार में सिलेबस कवर करता हो। कोई नहीं सिलेबस कवर करे, ये अपने दिल की बात बता रहा हूँ। उन्हें तो पैसे से मतलब है। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इस बोर्ड को हटाकर डिजिटल बोर्ड आप लोगों के लिए जल्दी लगा दें। और देखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई अदर इंस्टीट्यूट वाला पढ़ा रहा है, आप उनसे कंपेयर कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा वो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, इस कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन यह जल्दी सुधार में आ जाएगा। और मैं पढ़ाने का मकसद यह था कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है,
जिसके कारण पैसे की काफ़ी गरीबी बढ़ गई है, पैसों की कमी हो गई है। और आप इंस्टीट्यूट में जाइए तो वो पैसे लूट रहे हैं उन लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल हर किसी के पास है, हर आदमी के पास यह पहुंच सकता है। और YouTube पे सब कंटेंट पूरा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यदि सारा कंटेंट देंगे तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट बैठ जाएगी। तो यह एक जाल है और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग को अधिक से अधिक नॉलेज दें और फिर से भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में सहयोग करें। थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो फिर से बोल रहा हूँ, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।